हेलो दोस्तों, आपका बंदो क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग काफ़ी दिनों बाद देखने जा रहे हैं इस प्रैक्टिस सेट को। कुछ ऐसे रीज़न हो गए थे जिसके कारण हमने 10 से 11 दिन क्लासेस नहीं ली थी। आज से फिर से एक बार कंटिन्यू इस क्लास को करेंगे हम। तो उसी के आगे हम लोग इसको कंटिन्यू रखेंगे। यूपी पुलिस री एग्ज़ाम 2024 जीके एंड जीएस के प्रश्नों को अधिक मजबूती प्रदान करने के लिए आज हम लोग प्रैक्टिस पेपर 17 देखेंगे, जो आपके एग्ज़ाम यूपीपी या यूपीएसआई या अदर वनडे जैसे महत्वपूर्ण जो एग्ज़ाम आपके होते हैं उनके जीएस और जीके वाले खंड को अधिक मजबूती प्रदान करने के लिए ये प्रैक्टिस पेपर आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आप डेली 10 बजे इसे आप हमारे साथ जुड़कर अपने जीएस और जीके के खंड को मजबूत कर सकते हैं। तो इसी कड़ी में आइए आज हम लोग प्रैक्टिस पेपर 17 के कुछ महत्वपूर्ण जीके एंड जीएस के प्रश्नों को देखेंगे। तो बिना देरी के आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न देखें दोस्तों। एक छोटी सी रिक्वेस्ट होगी आप लोगों से कि अगर आप लोग चैनल पर नए जुड़े हों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिएगा। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है आज का, भारत का कौन राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित किया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, के आर नारायण या नीलम संजीव रेड्डी। तो आपको यही बताना है कि भारत के कौन ऐसे राष्ट्रपति थे जिनका निर्वाचन निर्विरोध हुआ था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नीलम संजीव रेड्डी, यानी आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा? डी। अगर नीलम संजीव रेड्डी की बात की जाए तो ये भारत के 1977 में भारत की नहीं लोकसभा की स्पीकर पद से इस्तीफा देकर क्या हुए थे, राष्ट्रपति के लिए क्या किए गए थे, निर्वाचित किए गए थे। जैसे इन्होंने अपने राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए फॉर्म भरा था तो आम सहमति से इनको क्या किया गया था, निर्विरोध निर्वाचित हो गए थे, चुन लिया गया था। और ये क्या हुए थे, भारत के छठवें यानी भारत के छठवें राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। इनके अगर शासनकाल की बात की जाए, इन्होंने 1977 से यानी 1977 से 1982 तक का भारत के राष्ट्रपति के पद को क्या किया था, सुशोभित किया था। तो ये बात आपको काफ़ी ध्यानपूर्वक याद रखनी है कि एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जिनका जो निर्वाचन किया गया था वह क्या किया गया था, निर्विरोध किया गया था, यानी इनके जो विपक्ष में कोई भी कैंडिडेट खड़ा नहीं हुआ था। अगर हम लोग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अगर बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे भारत के पहले राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। और इनकी एक विशेषता और थी जो हमें ध्यान रखना है कि ये भारत के पहले राष्ट्रपति के साथ साथ लगातार 2 बार राष्ट्रपति चुने जाने का रिकॉर्ड भी पहली बार इन्हीं के नाम था। और डॉक्टर एस राधाकृष्णन की बात की जाए तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो थे वो भारत के पहले उपराष्ट्रपति निर्वाचित किए गए थे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट था, इनको हमें ध्यान रखना है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न है, ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किसने फ्रांसीसियों की मदद मांगी थी? संभाजी ने, शिवाजी ने, हैदर अली ने या टीपू सुल्तान ने? तो ब्रिटिश शासन की अगर बात की जाए तो ब्रिटिश शासन को भारत में इसको मिटाने के लिए या इसको समाप्त करने के लिए टीपू सुल्तान ने क्या किया था, फ्रांसीसियों से मदद मांगी थी। टीपू सुल्तान जो था उस समय फ्रांसीसियों में एक जैकोबिन नामक दल का गठन किया गया था, जिसका सदस्य क्या था, टीपू सुल्तान ने खुद उसकी सदस्यता क्या की थी, ग्रहण की थी। और उसने अपनी राजधानी श्रीरंगापट्टनम में एक स्वतंत्रता का वृक्ष रोपण किया था जो फ्रांसीसी क्रांति का क्या था, एक प्रतीक चिन्ह के रूप में था। तो ये आपको आंसर होगा कि ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए फ्रांसीसियों से मदद मांगने वाला सुल्तान कौन था, टीपू सुल्तान था। टीपू सुल्तान की अगर बात की जाए तो टीपू सुल्तान हैदर अली का पुत्र था।
यह जो था मैसूर साम्राज्य का शासक बना था। किसका बना था? मैसूर मैसूर साम्राज्य का शासक 1780 में। 1780 में जिस समय द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हो रहा था और 1780 में जो टीपू सुल्तान का पिता था हैदर अली, इसकी मृत्यु हो जाती है और युद्ध के दौरान ही यह क्या होता है, अपने पिता का उत्तराधिकारी यानी मैसूर का क्या होता है, शासक बनता है और द्वितीय युद्ध चलता रहता है। और आगे चलकर यानी 1782 में एक संधि होती है जो काफ़ी महत्वपूर्ण संधि है और ये कई बार एग्जाम में पूछी गई है, सालबाई की संधि। यानी सालबाई की जो संधि होती है वह टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के मध्य होती है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक ऊर्जा होती है? लाल प्रकाश में, नीला प्रकाश में, हरा प्रकाश में या पीला प्रकाश में? तो सर्वाधिक जो ऊर्जा प्राप्त होती है हमें किस प्रकाश से प्राप्त होती है? तो नीले प्रकाश से हमें सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। यानी आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा? बी वाला आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, माई कंट्री माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? सुचित सेन की, राम मनोहर लोहिया की, लाल कृष्ण आडवाणी की या सुचेता कृपलानी की? तो माई कंट्री माई लाइफ या किसकी आत्मकथा है? तो लाल कृष्ण आडवाणी की। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तिथि को विश्व विकास सूचना दिवस मनाया जाता है? 23 अक्टूबर, 24 अक्टूबर, 25 अक्टूबर या 26 अक्टूबर? तो प्रत्येक वर्ष विश्व विकास सूचना दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को। यानी 24 अक्टूबर को पूरे विश्व भर में विश्व विकास सूचना दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नागा अर्जुन कौन थे? एक यूनानी शासक, एक वैदिक ऋषि, एक जैन भिक्षु, एक बौद्ध दार्शनिक? तो नागा अर्जुन की बात की जाए तो नागा अर्जुन भारत के एक महान दार्शनिक थे जो क्या थे? बौद्ध धर्म से प्रभावित थे। यानी एक तरह से कहा जाए जो नागा अर्जुन थे एक बौद्ध दार्शनिक थे। आपका राइट आंसर हो जाएगा डी वाला, यानी एक बौद्ध दार्शनिक नागा अर्जुन की अगर हम लोग बात करते हैं तो नागा अर्जुन ने शून्यता का सिद्धांत दिया था। शून्यता का सिद्धांत दिया था और इन्होंने मध्यम मार्ग को भी क्या किया था? अपनाया था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मुगल सम्राट अनपढ़ था? अकबर, शाहजहां, औरंगजेब या बहादुर शाह जफर? तो इनमें से अगर हम बात करें कौन सा मुगल सम्राट या बादशाह जो था क्या था? अनपढ़ था, वह बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए वाला, यानी अकबर जो था ये मुगल साम्राज्यों में या बादशाहों में क्या था? अनपढ़ था। इसके शासनकाल की बात की जाए तो अकबर का जो शासनकाल था 1556 से लेकर 1556 से 1605 तक इसने क्या किया था? मुगल साम्राज्य पर हुकूमत की थी। एक तरह से कहा जाए यह पीरियड क्या था? इसके शासनकाल का पीरियड था। अकबर जो था या हुमायूं का पुत्र था, हुमायूं का पुत्र था। और कहा जाता है कि जितने सारे मुगल बादशाह हुए उनमें से अकबर जो था काफ़ी महान शासक हुआ। अकबर के विषय में काफ़ी डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन वो आगे वाले प्रश्नों में पढ़ेंगे। तो यह तक जानते हैं कि अकबर ने जो भारत पर शासन किया था 1556 से 1505 तक इसने भारत पर क्या किया था? शासन किया था। और इसके जन्म की अगर बात की जाए, इसका जन्म जो था 1542 ईस्वी में, 1542 ईस्वी में अकबर का जन्म हुआ था। और यह जो था सबसे कम उम्र में मुगल बादशाहों की अगर बात की जाए तो सबसे कम उम्र में मुगल बादशाह बनने वाला पहला शासक था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ऐतिहासिक विक्टोरिया पार्क जिसे अब जंग आज़ादी पार्क का नाम दिया गया है कहाँ स्थित है? अमृतसर में, इलाहाबाद या प्रयागराज में, झांसी में या मेरठ में?
तो विक्टोरिया जो पार्क था इसे ऐतिहासिक इसलिए कहा जाता था क्योंकि ये प्राचीन काल से बना हुआ था। तो अब इसका नाम बदलकर जंग आज़ादी पार्क कर दिया गया है और यह वर्तमान में कहाँ स्थित है, तो मेरठ जिले में, यानी उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित है। क्योंकि मेरठ जिले से ही जो 1857 की क्रांति थी, या कहें भारत की प्रथम क्रांति थी, यहीं से क्या हुई थी, शुरू की गई थी। इसी कारण विक्टोरिया पार्क का जो नाम बदलकर इसे क्या रख दिया गया है, जंग आज़ादी पार्क कर दिया गया है। और यह कहाँ पर स्थित है, तो मेरठ यानी उत्तर प्रदेश में स्थित है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से किस किले में मिला था? आगरा के किले में, इलाहाबाद के किले में, झांसी के किले में, या अजमेर के किले में? तो थॉमस रो क्या था, एक ब्रिटिश व्यापारी था जो व्यापार की सुविधा प्राप्त करने के लिए जहांगीर से मुलाकात की थी। और यह मुलाकात कहाँ हुई थी जहांगीर से इसकी, तो अजमेर के किले में हुई थी। यानी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार है? कनाडा, रूस, अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया? तो सर्वाधिक जो यूरेनियम है इसका भंडार किस देश में स्थित है, तो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। अभी हाल ही के आंकड़ों के अनुसार जो सर्वाधिक यूरेनियम का भंडार है वह किस देश में पाया जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गंडक सिंचाई परियोजना किन प्रदेशों का एक संयुक्त प्रयास है? उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं बिहार, उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड, या उत्तर प्रदेश एवं हरियाणा? तो गंडक सिंचाई परियोजना या किन दो प्रदेशों के संयुक्त प्रयास से बनाई गई है, तो उत्तर प्रदेश एवं बिहार के संयुक्त प्रयास से गंडक सिंचाई परियोजना का क्या किया गया है, निर्माण किया गया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, यानी उत्तर प्रदेश एवं बिहार के संयुक्त प्रयास से इस परियोजना का निर्माण किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भूमि मापांकन की व्यवस्था आरंभ की थी? बहादुर शाह ने, शेर शाह सूरी ने, शाहजहां ने, या अकबर ने? तो भूमि मापांकन की जो व्यवस्था थी सर्वप्रथम की अगर हम बात करें तो सर्वप्रथम जो था शेर शाह सूरी ने इस व्यवस्था को क्या किया था, लागू किया था। अगर शेर शाह सूरी की बात की जाए, शेर शाह सूरी जो था 1540 से 1545 तक का दिल्ली की गद्दी पर शासन किया था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शहद का प्रमुख घटक है गैलेक्टोज, सुक्रोज, मल्टोज या फ्रैक्टोज? तो शहद का जो प्रमुख घटक है वह कौन सा है, तो फ्रैक्टोज है। फ्रैक्टोज जो है यह शहद का प्रमुख घटक है। इसी में थोड़ा सा ग्लूकोज यानी ग्लूकोज नामक शर्करा भी पाई जाती है। लेकिन अगर प्रमुख घटक की बात की जाए तो फ्रैक्टोज जो है शहद का प्रमुख घटक के रूप में उपस्थित होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विटामिन शब्द का जनक कौन है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, रॉबर्ट कोच, एम डेविस या कासिमिर फंक? तो विटामिन शब्द का जो सर्वप्रथम इस्तेमाल किया गया था 1912 में। कब? 1912 में सर्वप्रथम विटामिन शब्द का इस्तेमाल किया गया था। यह शब्द किसके द्वारा इस्तेमाल किया गया था, तो कासिमिर फंक के द्वारा 1912 में विटामिन शब्द का इस्तेमाल किया गया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कासिमिर फंक के द्वारा यह शब्द इस्तेमाल किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं और काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अकबर की आलोचना किस विद्वान ने की थी? फैजी, अबू फजल, बदायूनी या इनमें से कोई नहीं? तो अकबर की नीतियों की आलोचना या उसकी धार्मिक नीतियों की आलोचना जो प्रमुखता से की गई थी वह किसके द्वारा की गई थी? बदायूनी के द्वारा की गई थी। यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या, सी, बदायूनी। बदायूनी क्या था, एक प्रमुख विद्वान था और यह क्या था, इसे इतिहास लिखने का बड़ा वो था और इसी के द्वारा क्या किया गया था, अकबर की धार्मिक नीतियों का या अकबर की आलोचना की गई थी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो
तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। अगर चैनल पर नए जुड़ रहे हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।